जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशियंट हिस्ट्री की आंसर्स जो आयोग द्वारा जारी किए गए हैं उसमें कुल 7 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इमेज अपलोड कर देंगे, लेकिन जिनको चाहिए होगा वो कमेंट में यहाँ मांग लीजिए ताकि पर्सनल उनको दिया जा सके। क्योंकि कल लास्ट डेट है और ईमेल से भेजा जाना है, तो 1 मिनट का काम होता है भेजना, लेटर तैयार करना, भेजना। तो कौन कौन से प्रश्न हैं और साक्ष्य क्या होंगे उसके लिए वो ज़रा डिटेल में हम बता देते हैं। एक प्रश्न है एंशियंट हिस्ट्री का, जीएस में पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन नेता समर्थन में था, पूर्ण समर्थन में था। इसके लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास आती है उसमें भी उत्तर दिया हुआ है महात्मा गांधी। बर्नवाल की किताब आती है NCERT सार संग्रह, उसमें भी दिया हुआ है महात्मा गांधी। यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी आती है महात्मा गांधी, उसमें भी दिया हुआ है उत्तर महात्मा गांधी। हमने पहले घटना चक्र वालों को मैसेज किया और पूछा कि बताइए साक्ष्य क्या है महात्मा गांधी के विषय में। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि आयोग से जाके हम साक्ष्य लें। फिर हमने उनको एक मैसेज किया। मैसेज थोड़ा ऐसा था कि जब गलत छपाई आप करते हैं, गलत तथ्य देते हैं तो जेल हो जाती है। आप गलत चीज़ किताब में नहीं छाप सकते हैं क्योंकि उससे छात्रों का नुकसान हो जाता है। उसके बाद उनके मैसेज आए, उन्होंने कहा कि हम भी साक्ष्य दें और वो भी खोज करते हैं। फिर उन्होंने देखा तो बताया कि मौलाना आज़ाद इसका उत्तर है। हमने कहा मौलाना आज़ाद उत्तर है या नहीं, तो क्या गांधी जी के विरोध में थे कैबिनेट मिशन योजना के? प्रश्न ये नहीं है कि गांधी जी और आज़ाद क्या कर रहे थे। गांधी जी उसमें सर्वमान्य नेता थे और जब प्रश्न में गांधी जी दिया हुआ है तो गांधी जी का उस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में क्या विचार था वो भी महत्व रखता है। पटेल समर्थन में हो या न हो और अबुल कलाम आज़ाद समर्थन में हो या न हो, गांधी समर्थन में थे या नहीं, क्या गांधी विरोधी थे? प्रश्न है कि कौन पूर्ण समर्थन में था। तो ये गांधी की कहानी पुस्तक पत्रकार लुई फिशर द्वारा लिखी गई है, एक ऑथेंटिक बुक है और इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने ही कैबिनेट मिशन से कहा था कि आप कोई योजना दीजिए, और उसके बाद कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी तो गांधी जी ने कहा कि ये योजना वर्तमान समय में गुरुतम महत्व रखती है। और उसके बाद 4 दिन तक मनन करने के पश्चात गांधी जी ने पुनः कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर योजना हो नहीं सकती। तो क्या ये कहना गांधी जी का कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन नहीं है? चलिए हम आगे देख लेते हैं गांधी जी ने क्या कहा इसी पुस्तक में। ये स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, अंडरलाइन में दिया हुआ है कि वर्तमान परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार इससे बढ़िया दस्तावेज तैयार नहीं कर सकती थी। तो गांधी जी ने योजना के लिए कहा और फिर गांधी जी ने कहा इससे बढ़िया दस्तावेज तैयार नहीं हो सकता था, तो गांधी जी विरोध में तो हुए नहीं कैबिनेट मिशन योजना के। अब अगर एक से अधिक विकल्प ठीक हैं तो प्रश्न को निरस्त कर दीजिए, किंतु गांधी जी तो विरोध में नहीं थे योजना के। तो इस प्रकार पहला प्रश्न तो हुआ कैबिनेट मिशन योजना वाला एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये स्क्रीन पर देख लीजिए, चालुक्य राजाओं का पूछा गया था, उनका क्रम क्या है। तो पहले विक्रमादित्य आएंगे, फिर जयसिंह द्वितीय आएंगे, फिर सोमेश्वर प्रथम आएंगे और उसके बाद जगदेक मल्ल आएंगे। तो आयोग ने इसका उत्तर गलत दिया है, आयोग को इसका उत्तर सही करना है। ये दूसरा साक्ष्य हुआ। अब एक प्रश्न आता है कि अशोक ने नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना किसके लिए की थी। तो ये एक फेमस राइटर हैं राधा कुमुद मुखर्जी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अशोक ने अपनी राजकीय यात्रा के स्मरण हेतु स्थापना की थी। और ये दूसरे राइटर हैं श्री राम गोयल, इन्होंने कहा है कि जो अशोक की पुत्री थी चारुमती, उसने अपने पति देवपाल के नाम पर नगर की स्थापना की थी, देवपत्तन। तो बात समझ में भी आती है कि अगर अशोक को नगर की स्थापना अपनी पुत्री के लिए करनी होती तो नाम चारु नगर या चारुपुर रखता।
किंतु नगर का नाम था देवपतन और पुत्री का नाम था चारुमती और दामाद का नाम था देवपाल। तो पुत्री ने ही अपने पति के लिए नगर की स्थापना की थी। चलिए इसको पढ़ लीजिए, श्री राम गोयल की पुस्तक का ये अंश है कि सबसे ऊपर देखिए, अशोक की पुत्री चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपतन नामक नगर बसाया था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न किसी एक पुस्तक से तैयार तो हो नहीं सकते कि अगर पेपर सेटर ने किसी बुक में पढ़ लिया कि अशोक ने देवपतन नगर की स्थापना पुत्री के लिए की थी, तो अन्य किताबों को भी देखना चाहिए कि अन्य इतिहासकार क्या विचार रखते हैं। और अगर केवल एक विचार को मान लिया जाए तो अन्य इतिहासकारों के विचारों की हत्या हो जाएगी। फिर आगे के लिए यही परंपरा हो जाएगी कि कहीं भी प्रश्न आएगा तो पुत्री के लिए कहा जाएगा, जबकि जो फेमस राइटर हैं वो कहीं नहीं लिखते कि पुत्री के लिए स्थापना की थी। श्री राम गोयल एक ऑथेंटिक राइटर हैं प्राचीन भारत के। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अशोक की पुत्री ने अपने पति के लिए नगर की स्थापना की थी। तो चलिए फिर इसके बाद और प्रश्न देख लेते हैं। एक ये प्रश्न है भिरडाना के ऊपर, जो हरियाणा में है। प्रश्न है कि वहाँ कार्यशाला थी या नहीं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 3461 मनकों का ढेर मिलता है। और प्राचीन इतिहास के बारे में ये मान्यता है कि जहाँ जिन वस्तुओं का ढेर मिलता है, निधि मिलती है, वहाँ ये मान के चला जाता है कि वहाँ उन वस्तुओं को निर्माण की फैक्ट्री रही होगी। तो भिरडाना में एक जगह पर इतने सारे मनकों का ढेर मिलना, अब भिरडाना से उठ के कोई आदमी तो आएगा नहीं बताने के लिए कि यहाँ कार्यशाला थी। साक्ष्य ही संकेत देते हैं कि वहाँ क्या था। तो जब वहाँ इतनी सारी मात्रा में मनके मिलते हैं वो ढेर रूप में, तो इससे मान के चलना चाहिए कि वहाँ कारीगरों की कार्यशाला थी। और उसके बाद यहाँ तांबे के कारीगर का आवास भी मिला है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कारीगर कहीं और रहता हो और काम करने कहीं और से आता हो, वो भी उस समय पे? संभव ही नहीं है। तो जब भिरडाना से कारीगरों के आवास भी मिलते हैं तो कारीगरों के आवास के निकट कार्यशाला भी रही होगी। तो ये भी आयोग को सही करना होगा। अब एक प्रश्न है कि मध्य पाषाणकालीन सबसे बड़ा स्थल। तो देख लीजिए स्क्रीन पर बागोर के बारे में क्या लिखा गया है। भारत में खोदे गए मध्य पाषाणकालीन स्थलों में यह सबसे बड़ा स्थल है। तो स्पष्ट है प्रश्न का उत्तर बागोर होगा। आयोग ने अनावश्यक गलत करके छात्रों का सरदर्द बढ़ा दिया है कि टाइप करिए, फिर मेल करिए, 1 MB के भीतर सेंड करिए। पहले कह रहे थे 200 KB में करिए। 200 KB में कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट इनको भेज सकता है, वो पढ़ने में नहीं आएगा। आप प्रश्न भी गलत कर रहे हैं। साक्ष्य में भी आपने सीमा लगा दी 200 KB, अब 1 MB के लगा दी। आपको सीमा लगाने की आवश्यकता क्या है? आप हार्ड कॉपी रजिस्टर डाक से मंगा लीजिए सारे प्रिंट, छात्र किताबों से फोटोकॉपी कर करके आपको भेज देंगे। ये तो छात्रों का ही तो सरदर्द है कि पहले किताब लेंगे, उसको स्कैन कराएंगे, फिर उसको ईमेल से अटैच करेंगे, फिर भेजेंगे। कितना बड़ा सरदर्द है। सबसे बढ़िया होता है कि अगर कोई आपत्ति है तो आप ट्विटर पर हो ही, ट्विटर पर लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पर जितना साक्ष्य जिसको डालना है डाल दीजिए। ये तो पेपर सेटर का दंडित करना चाहिए पेपर सेटर को कि गलत आंसर दे रहे हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये कोई IAS PCS की परीक्षा तो है नहीं कि क की जगह ब PCS हो गया, सरकार का हुक्म बजाएगा। अगर प्रोफेसर में योग्यता मेधा शक्ति नहीं होगी तो प्रोफेसर बन के छात्रों को बर्बाद करेगा। तो इस मामले में मेरिट पर समझौता नहीं होना चाहिए। आयोग को रजिस्टर डाक से लेना चाहिए, जिसको चाहिए फोटोकॉपी करके भेज दे आयोग को। अब 1 MB लिमिट में भी भेजना है। कितना पाबंदी है। चलिए एक दूसरा साक्ष्य हो गया बागोर का। अब ये प्रश्न आता है, अपरार्क ने सती प्रथा की निंदा की थी या नहीं की थी। छात्र DN झा की किताब लेते हैं और उसमें अपरार्क का लिखा हुआ है कि अपरार्क के विषय में लिखा हुआ है कि निंदा नहीं की। पहले भी हमने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के सवाल किसी एक बुक या एक इतिहासकार का विचार नहीं हो सकते। अगर उसके विपरीत विरोधी इतिहासकारों के विचार मिलते हैं तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको विकल्पों में स्थान देना चाहिए। तो यहाँ अपरार्क के बारे में स्पष्ट कहा गया है, ये पढ़ लीजिए कि
पद्म पुराण में ब्राह्मण स्त्री के लिए सती प्रथा का अनुसरण करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। और पद्म पुराण के आलोक में दिखाई दे रहा होगा आपको कि पद्म पुराण के आलोक में अपरार्क ने भी ये व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणी के लिए सती प्रथा का अनुपालन करना युक्त नहीं है। यानी एक वर्ग की स्त्रियों के लिए, भले सामान्य स्त्रियों के लिए न सही, लेकिन एक वर्ग की स्त्रियों के लिए तो अपरार्क ने सती को ब्रह्म हत्या के समान कहा है। तो अपरार्क ने निंदा तो की, भले एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए की। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो देने नहीं चाहिए, और दे रहे हैं तो अन्य इतिहासकारों के विचारों का भी सम्मान करते हुए विकल्प में उसको स्थान देना चाहिए। इस प्रकार अपरार्क का प्रश्न भी आयोग को संशोधित करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है पैसरा को लेकर, उसमें अशूलियन भी लगा दिया है विकल्प में। अशूलियन एक व्यापक परंपरा है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि उसको केवल एक कालखंड तक सीमित कर दिया जाए। तो ये जाने माने इतिहासकार हैं V.K. जैन, इनकी किताब की प्रस्तावना ही D.N. झा ने लिखी है। तो ये पैसरा को क्या बता रहे हैं, पढ़ लीजिए। यहाँ पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजारों के शिल्प स्थल का पता चला है। ध्यान दीजिए, इन्होंने निम्न पुरापाषाण काल नहीं लिखा है। और पुरापाषाण काल का अर्थ होता है निम्न, मध्य और उच्च, लोअर, मिडिल, अपर। तो निम्न पुरापाषाण काल, और आयोग ने विकल्प में दिया उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसके हिसाब से पैसरा उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल हो गया उत्तर। तो चलिए, अब जिनको आपत्ति भेजने वो कमेंट बॉक्स में साक्ष्य ले लीजिए और आयोग को ईमेल कर दीजिए। कैसे ईमेल करना है हम बता देंगे आपको। कमेंट में आप लिखिएगा आपको साक्ष्य चाहिए, तो फिर बात की जाए भेजने के लिए कि आप कैसे भेज सकते हैं साक्ष्य को। तो कुल मिलाकर 7 प्रश्नों पर बात हुई, और 7 प्रश्न बहुत महत्व रखते हैं। तो चलिए, फिर किसी अन्य वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री पर बात की जाएगी। इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।